हाँ, सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे एएमयू और ग्राम में क्या डिफरेंस होता है। कई बार तुम देखोगे किसी एटम का मास एएमयू में दे रखा है और कई बार देखोगे तुम ग्राम में दे रखा है, हमें समझ नहीं आती ये चीज, है ना। हम पहले उसको समझ लेते हैं। यू और एएमयू, इसका मतलब क्या होता है। यू इज द यूनिफाइड मास एंड ए इज द एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब होता क्या है, ये है क्या, जैसे तुम मान लो हमेशा ना कोई रेफरेंस लेते हो। जैसे तुम मान लो कि अगर तुम गए पहले क्या होता था, तराजू होता था, तराजू में 1 किलो का भट्टा रखा जाता था। 1 किलो भट्टे से पता चलता है कि सेब 1 किलो है या फिर 2 किलो है। भट्टा जो रखते हैं अलग, लोहे का जो होता है, दूसरी साइड जो रखते हैं तराजू, वेइंग वेट जो रखते हो तुम, है ना। जो वेट तुमने दूसरी साइड रखा उससे पता चलता है कि वो 1 किलो है, 2 किलो, वट एवर इट इज, है ना। तो हमने क्या करा, हम उसको डिफाइन करते हैं कि जो ये लोहा है वो तुम्हें क्या चला, 1 किलो को तुम्हें डिफाइन करा कि इतना लोहे का मास होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, 1 किलो बोल देंगे। डिफाइन करा है हमने ऐसे। डिफाइन करा गया, पूरे एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है 1 kg की, पर तुम्हारे काम का नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए। हम कभी भी किसी चीज को मेजर करते हैं ना तो रेफरेंस को लेकर करते हैं, कि जैसे मान लो किसी सेब को ले गया 5 किलो सेब, तो कहीं ना कहीं किसी को लिया गया कि 1 kg किसको माने, रेफरेंस लिया गया, उसके बाद होता है। वैसे ही ना हमें एटम का मास मेजर करना था। एटम का मास कभी केजी ग्राम में मेजर करोगे तो बहुत कम आएगा, केजी ग्राम में मेजर करोगे तो क्या आएगा, काफी कम आएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने बोला ये काम करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। और रेफरेंस किसको लेके आ गया, कार्बन के 12 आइसोटोप को। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14 आइसोटोप्स, पता है ना। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर। तो कार्बन के 3 आइसोटोप है, एक है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इन 3 आइसोटोप में से कार्बन 12 को ले लिया गया। अब तुम पूछोगे कार्बन 12 को क्यों लिया गया। सबसे पहली बात तो कार्बन को इसलिए लिया गया कि सबसे इजीली अवेलेबल है यूनिवर्स में, सबसे मतलब यूनिवर्स में नहीं, अर्थ में तो सबसे ज्यादा अवेलेबल है ना। और उसके बाद 14 जो है, 14 को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। 14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसका यूज भी करते हैं कार्बन डेटिंग में। मान लो किसी डायनासोर हो गया या फिर किसी की एज निकालनी, स्टोन की एज निकालनी है, तो कार्बन डेटिंग का यूज कर लेते हैं। 13 इतना अवेलेबल नहीं है, जितना 12 अवेलेबल है। मोस्टली तुम्हें जब भी मिलेगा ना नेचर में, इजीली 12 मिल जाएगा। तो हम किस चीज को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमें बार बार मेजर करना है, उसको लेंगे जो इजीली अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो का भट्टा है, हमने जो वेट है उसको हमने लोहे का लिया, क्योंकि लोहा इजीली अवेलेबल है ना। गोल्ड का क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो C12 आइसोटोप ने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस पॉइंट। हमने इसका वेट मेजर करा, क्या करा, वेट मेजर करा। उसके बाद उसको 112 से डिवाइड कर दिया। मास जो भी आया ना कार्बन 12 का, उसको 112 से डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू आई उसको हमने 1 एमयू डिफाइन कर दिया। डिफाइन करा ऐसे 1 एमयू इज द 112 ऑफ द मास ऑफ C12 आइसोटोप, बस ये है 1 एमयू का मतलब। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्बन 12 है ना। कार्बन 12 का मास कैसे निकालूंगा, इसमें 2 चीजें होती हैं इसके पास। एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो 6 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो भी 6 है, ठीक है। तो जो मास होगा, जो मास ऑफ C12 होगा वो क्या होगा। अच्छा ये बात ध्यान रखना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, और कितना होता है किसको पता है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आप ये समझना कि मास ऑफ कार्बन 12 कैसे निकालूंगा, ये होगा नंबर ऑफ, अब इतनी सारी वैल्यूज याद कहाँ रहती, कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नंबर प्रोटॉन्स कितने, 6, और इसका मास कितना है
1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और ग्राम में कर दिया ना भाई। मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की माइनस। अब ये कितना हो गया? देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है तो उसको लिख सकते हो 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की माइनस 24। ये किसका मास आया? कार्बन 12 का। इस वैल्यू को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 AMU। तो 1 AMU इज नथिंग बट 1.67। 12 से डिवाइड करूंगा 12 से डिवाइड कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये होता है 1 AMU की वैल्यू। आगे समझ? हाँ 1 AMU इसके ग्राम में इसके बराबर होगा। हाँ 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 बस ये बोल सकते हैं। तो 1 AMU क्या है? जब भी मुझे एक एटम का मास या एक कभी मॉलिक्यूल का मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा तो मैं AMU में निकालूंगा या U में निकालूंगा, ग्राम में नहीं निकालते। हाँ देखो, हाँ ये कंफ्यूजन जायज है ये ना। हाँ हमेशा होता है। हाँ बहुत सही बात है यार, बताने वालों को ढंग से होगा तब कंफ्यूजन दूर होगी। देखो बेटा मॉलिक्यूल ना, समझना बात को कि एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट होता है कि जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। जैसे हम पे 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो सारे हाइड्रोजन 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 ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सारे हाइड्रोजन 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 ही होंगे, है ना। तो आप सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। असल में क्या होता है कि ना मॉलिक्यूल नॉर्मली वो होता है जिसमें जो दोनों एटम हो ना सेम हो। जैसे हाइड्रोजन है H2 है, वो मॉलिक्यूल है। O2 है, वो भी मॉलिक्यूल है। O3 है, उसमें सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो क्या है? मॉलिक्यूल है। कंपाउंड वो होता है जिसमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया CH4, है ना, CO2 ले लिया, H2O ले लिया। बट कई बार क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली इन H2O को CO2 को भी मॉलिक्यूल बोल देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आती है। तो जहाँ दिमाग मत लगाओ, बस मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें वैसे नॉर्मल ये होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। बट अब ये दिमाग लगाना, अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो सिंगल एटम तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ कॉम्बिनेशन ही होगा। हाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो H2 होगा वो। हाँ 2 समझे, ठीक है, ये समझ आ गया। मॉलिक्यूल नहीं बेटा, वो कंपाउंड है। देखो वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट का होता है, पर H2O को भी बोल देते हैं, कई बार मॉलिक्यूल CO2 को भी बोल देते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। पर रियलिटी यही है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या है, सेम एलिमेंट्स के बीच में ही बनता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बना तो O2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है। कभी ये ध्यान रखना, कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है पर कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड ही नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, कभी तुम O2 को कंपाउंड नहीं पढ़ोगे, O3 को कंपाउंड नहीं पढ़ते, पर CO2 को मॉलिक्यूल पढ़ देते हो, है ना। तो कंपाउंड को मॉलिक्यूल बोला जा सकता है पर मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं बोला जाता। अरे हाँ, कंपाउंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जरूरी नहीं है भाई, CO2 के ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कंपाउंड में ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स होते हैं, ये समझो। फिर जो कंपाउंड के अंदर अगर और अंदर जाए तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आते हैं। बेटा देखो बिल्कुल बेसिक में मत जाओ इतना। अब देखो कंपाउंड्स भी है ना, जैसे तुम पढ़ोगे फिर पूछूंगा अगली क्लास में, सर क्या कराया है, ये क्या हुआ। कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकल रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कोई रॉक से निकला है, जैसे कोल हो गया, कोल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नहीं सॉरी, कोल जो है वो इनऑर्गेनिक नहीं है। अब तुम कोई स्टोन से निकला, वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। बट
कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक मैटर से निकला है, जो लिविंग था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कोल का एग्जांपल है, कोल और फॉसिल फ्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मैटर से निकले क्योंकि वो कभी लिविंग थे, ठीक है। तो मोरल मतलब तुम जनरली बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन कंटेनिंग होने चाहिए। हाँ इनऑर्गेनिक है। ये बोर्ड हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक है। नहीं, इसके पीछे हो सकता है गोबर से बना हो, गोबर के गत्ते से बना हो। हाँ चलो आगे समझ, ठीक है। अब समझ आया, जब भी मैं एक एटम, एक मॉलिक्यूल या किसी भी एक कंपाउंड का मास निकालूंगा तो किसमें निकालूंगा, हमेशा यू में। जैसे एग्जांपल के ले लो, तुम्हें फर्स्ट का याद होने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ रूल्स भी बता रखे हैं, है ना, याद है रूल्स? 20-25 तक याद है, और सबके मजे से कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास। हाँ एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो हमें मान लो मुझे दे रखा है कि मास निकालना है हमें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका मास निकालना है मुझे। हाँ सेकंड निकालना है, सेकंड निकालना है CH4 का, थर्ड निकालना है C6H12O6, फोर्थ निकालना है H2O का, ठीक है। आप इसका मास निकालो जरा 5 मिनट। कैसे? C का कितना होता है? C का कितना होता है? 6। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? हाँ अब सुनो, ये एटॉमिक मास आ गया। अब ध्यान से समझना, आप समझो बात को। आप ये क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास होता है कि इसी मास को मैं किस में लिख दूं, ग्राम में। बट ग्राम एटॉमिक मास मैं जनरली किस लिए यूज करता हूं, 1 मोल एटम्स के लिए। ये समझ आया? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम, देखो ग्राम जैसे एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब इसके अलावा होगा एक और मास होता है, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला मास पता है किसके लिए होता है? वो होता है आयन के लिए। निकलता सेम तरीके से, जैसे NaCl निकालो, निकलेगा कैसे? सोडियम का प्लस कर दो प्लस, क्लोरीन का प्लस कर दो। पर उसका नाम दे दिया हमने फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्यों दे दिया? क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड था। आयंस में यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को आयंस बोलते हैं। वो आयंस मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। हाँ सर मैं कह रहा था कि जैसे आज हम नेक्स्ट क्लास रखी है, तो सर आप ऐसा कर सकते हो कि कल मेरी मतलब टेस्ट से पहले क्लास रख लो। आज को घर पे आ जाना, कल है अरे आ जाना। अरे दोनों चलेंगे भाई कल छुट्टी है ना। हां आशीष जब ऊपर अगर जब से मैंने जो ऊपर घर है वो ट्रांसफॉर्म कराया था स्टडी रूम, देखा नहीं, आया नहीं है ना? अभी देखियो PS5 मिलेगा इसे दीवार पे खड़ा हुआ 50 लाख के हर बच्चे के एक जा रहे हैं। देखिए बंगला खड़ा हुआ। चलो ये समझ आ गया। EDI हाँ अब मैंने एटॉमिक मास बता दिया, एक एटम का मास, मैंने मॉलिक्यूलर मास बता दिया, एक मॉलिक्यूल का मास, फॉर्मूला मास बता दिया एक। अब बताऊंगा मैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो हम जब भी निकालते हैं, मान लो कोई भी और निकालते हैं ना, कोई भी चीज निकाल हैं अर्थ से, तो ऐसा नहीं होता कि हमें क्लोरीन का एक एटम मिल जाएगा। होता क्या है, एक टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ध्यान से समझना, एवरेज एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका क्वेश्चन पेपर में आते ही आता है ना। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। असल में क्या है कि मान लो मैंने आयरन का ना क्लोरीन निकाला अर्थ से। क्या निकाला? क्लोरीन निकाला अर्थ से। जैसे क्लोरीन अर्थ से निकाला तो इसके बाद दो चीज हो गई। एक क्लोरीन पे क्या होगा, 75%, क्लोरीन 35 मिला।
2 आइसोटोप मिलते हैं क्लोरीन के, और 25% मिला मुझे क्लोरीन का 37। अब मुझे नहीं पता, अब मुझे बस ये पता है जो ये 75% या कैसे लिखा आपने? बेटा ये मास है उसका, मास है नहीं, हाँ। पॉइंट करके भी तो आते हैं इसका। ये मास है इसका। वैसे वैसे एक ऐसे इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है। आप समझना बात को, मैंने बहुत सारा क्लोरीन निकाला, उस क्लोरीन के अंदर दोनों प्रेजेंट है, 35 वाले भी प्रेजेंट है, 37 वाले भी प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि 75% ये प्रेजेंट है और 25% ये प्रेजेंट है। तो मैं ओवरऑल मास निकालता हूँ, मैं एवरेज निकालता हूँ ऐसे केस में, जिसके आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें क्या निकालता हूँ मैं, एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकलता है, एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मान लो क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप्स है, इसका परसेंटेज कितना दे रखा है, 75%। कितना दे रखा है, 75%। इसको बोलते हैं रिलेटिव अबेंडेंस। और 75% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.75। मान लो एक कोई चीज 100 है तो उसका 75 ये होगा और 25 दूसरा होगा, और एक है तो 0.75 एक होगा और 0. ये कैसे करें, 75 डिवाइडेड बाय 100, और वो क्या करें 25 डिवाइडेड बाय, ये क्या है तुम्हारा रिलेटिव अबेंडेंस क्या है। कई बार क्वेश्चन में हमें सीधा ये वैल्यू दे देते हैं 0.25 0.15, और कई बार परसेंटेज देते हैं। अगर परसेंटेज दे रखा है तो 100 से डिवाइड करके पहले ये कर लो, रिलेटिव अबेंडेंस निकाल लो। एनसीईआरटी में ना ऐसे पॉइंट्स रहेगा 74 पॉइंट दैट्स और 24 पॉइंट, हाँ जो भी है बट 75 मान के कैसे, हाँ कर सकते हो, अगर अप्रॉक्स मतलब पास में हो वैल्यू, ऐसा ना हो कि 74.1 दे रहा 75 मान लो, तो नहीं करोगे ऐसे। रिलेटिव अबेंडेंस जो है 0.75 आगे 0.25 है, परसेंटेज में दे रखा है तो 100 से डिवाइड करके पहले ये निकाल लो। उसके बाद इसका मास कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, ये किसका है, क्लोरीन के 35 वाले का, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास है 35 और इसका एटॉमिक मास कितना है 37। तो जो मैं एवरेज निकालूंगा ना, तो एवरेज में क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है, इसको ऐसे ले लो, ये m1 है वैल्यू, मास m1 है और ये मास क्या है m2, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, रिलेटिव अबेंडेंस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 35 m1 दैट इज 35 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय, 35 इसको सॉल्व करोगे तो मैं देगा 35.5। 35.5 इज एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास। और उसका क्यों निकाला मैंने एवरेज, क्योंकि उसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। सर कार्बन का कैसे निकालेंगे, 3 ऐसे, हाँ, पर कार्बन में क्या है ना, कार्बन में तो समझने की कोशिश करना, समझो बात को। अगर इसका जो 37 वाला आइसोटोप है, इसकी वैल्यू बहुत कम निकलती, मान लो इसकी वैल्यू जाती 0.00001 ऐसे करके, तो ये नेग्लिजिबल हो जाता, तो सारा का सारा मास किसका होता है, इसका होता, समझ रहे हो। मान लो एक निकला कार्बन के, मान लो 12 है, एक 13 है, एक 14 है, ये निकला 99.9%, है ना, और ये निकला 0.001% और निकला 0.00001%, है ना। अगर मैं रिलेटिव अबेंडेंस निकालूंगा तो क्या करूंगा, अच्छा इसको ऐसे कर लो, परसेंटेज है ना ये, या फिर इसको रिलेटिव अबेंडेंस के टर्म्स में लिख लो, नहीं समझ आया। नहीं यहाँ पे परसेंटेज नंबर के लिखते हो तो ये है कि एग्जांपल के लिए लिखना है। मैं लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो निकलना है 12 निकालना है, तो रिलेटिव अगर इसका नहीं निकला 99.9%, तो रिलेटिव अबेंडेंस के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.99, ये कितना आएगा 0.0001 ले लो, इसको ले लो 0.00001 ऐसे ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज निकालने के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, उसको फिर प्लस कर दूंगा। क्या इसको मल्टीप्लाई करके बहुत छोटी वैल्यू नहीं आएगी, क्या इसको मल्टीप्लाई करके बहुत छोटी वैल्यू नहीं आएगी, तो ओवरऑल रहेगा किसके आसपास, ये 12 के आसपास है, इसलिए कार्बन का 12 भी आता है, ठीक है। हाँ, पर इसके अंदर ऐसा है कि एक 75% एक 25% है, इस वजह से एवरेज 35.5 आ जाता है। क्योंकि समझे बात को कि हम, एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एक होता है मास नंबर। मास नंबर कभी भी वो नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि मास नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पर कभी किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता। आ गया समझ, एवरेज एटॉमिक मास समझ आ गया। एक क्वेश्चन दे दो, कर लोगे सॉल्व,
इन्होंने दे भी दिया। आइसोटोप है, कार्बन के कितने आइसोटोप है? 12, 13। रिलेटिव अबेंडेंस दिया है, पर ये किस में दिया है? परसेंटेज में। बहुत बढ़िया। और परसेंटेज में दे रखा है तो पहले मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा। ये परसेंटेज के अंदर है। ये दे रखा है तुम्हें 98.89। ये किसका है? 12 का। और दूसरे का दिया 1.108। और इसका है मास कितना? 13। और दूसरा तीसरा कौन सा है? 2। इसका दे रखा है 2 × 10 की, सबसे कम यही मिलता है 2 × 10 की पावर -10। इतना कम परसेंटेज है इसकी, क्योंकि कार्बन 14 एग्जिस्ट ही बहुत मुश्किल से करेगा भाई, रेडियोएक्टिव है 14। अब मैं रिलेटिव अबेंडेंस निकालने के परसेंटेज में दे रखा है, तो क्या करूंगा? सबसे पहले इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा? ये 0. ये क्या आएगा? 0.011। और ये कितना आएगा? अरे ना। और ये कितना आएगा? 2 × 10 की पावर। ठीक है। अब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा? कैसे निकालोगे एवरेज? 0.988 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 0.011 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 × 10 की पावर -12। जरा मल्टीप्लाई करके देखो इनको। ये तो निग्लिजिबल ही है पूरा, ये तो हटा ही दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 12 भी आ जाएगा ये। हाँ 12. सर 4 से क्यों करेंगे? हाँ ठीक है, आ गया समझ? उसका आंसर मिलेगा 35.5 के होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखो असल में क्या हुआ, असल में चीज ये हुई कि ना ये एटम्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, हम गिन नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्क आती है, सिल्क आती है ना 200-250 रुपए की आती है, वो पूरी 80 रुपए की दिया। बड़ी वाली सिल्क की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें खुले में मिल जाएगी, उनको गिनना भी आसान है सिल्क को। पर अगर 1-1 रुपए की टॉफी है तो उसका पैकेट लेना ज्यादा फिजिबल होता है, पैकेट लेके गिनना ज्यादा इजी होता है, फिर 1-1 टॉफी गिनना ज्यादा इजी होता है पैकेट लेके, है ना, उसके हम पैकेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसे ही हमने करा, क्योंकि एटम बहुत छोटे छोटे थे तो हम इसका पैकेट बना देते हैं। उस पैकेट को क्या बोल देते हैं? 1 मोल। और हर एक पैकेट का ना 3 चीजें होती है पैकेट के अंदर। एक तो उस पैकेट के क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सेकंड होता है उस पार्टिकल उस जो पैकेट है उसका मास क्या होगा, क्या होगा? मास। अब देखो मान लो मैंने एक एक्लेयर्स लिया और एक मेलोडी की टॉफी का पैकेट लिया। एक्लेयर्स और मेलोडी दोनों के टॉफी के पैकेट में जब टॉफीज होंगी मैंने फिक्स कर दिया वो कितनी होंगी 100, पर दोनों का मास डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों टॉफीज कैसी है, डिफरेंट। ऐसे अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन लेता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें क्या क्या बता दें, एटॉमिक मास बता दिया, मॉलिक्यूलर मास बता दिया, फॉर्मुला मास बता दिया और एवरेज एटॉमिक मास बता दिया। अब समझना, मैंने ये बोला कि ना जब भी तुम एक टॉफी का पैकेट लेते हो या कुछ भी लेते हो उसके बाद 3 चीज होगी हमेशा। देखो मान लो ये एटम्स का है, एटम्स का पैकेट बनाया है, तो हमेशा ध्यान रखना है एक पैकेट में हमेशा 6.02 ये क्या है, पार्टिकल्स। और इस पूरे पैकेट को क्या बोलता हूं मैं? अब इस पैकेट का एक और चीज होगी, इस पार्टिकल पर क्या होगा? मास। और ये मास कितने का है, कितने पार्टिकल्स का है? 1 मोल पार्टिकल्स ने। इसलिए इस पूरे पैकेट का जो मास होगा ना उसको मैं बोलूंगा मोलर मास। क्या बोलूंगा? मोलर मास। कितने मोल किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि 1 मोल का है ये। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर एक मस्ती नहीं हुई मेरे प्लानरी टीचर जी कि मैं बैच में अभी रख दो बेटा, अभी रख दो, अभी रख दो। हाँ, उसके पास एक और चीज होगी, पैकेट का वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मोल का है, इसको बोलते हैं हम मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो 1 मोल के पास क्या क्या चीज है? 1 मोल के पास एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और वो क्या होता है? 6.022। जब भी तुम लोगों को याद नहीं होगा कि क्लास में क्या बताया था। सही बात। दूसरी चीज है कि उसके पास मास होता है, जिसका बोल दिया मैंने मोलर मास, और उसके पास वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
तो मोलर वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है? एक मोल। अच्छा, मोलर वॉल्यूम नॉर्मली किस में निकालते हैं? हम गैसेस में निकालते हैं, क्योंकि गैसेस के वॉल्यूम में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि गैसेस का अरे स्पेस इंटर गैसेस में वॉल्यूम निकालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मास। हाँ, गैसेस के केसेस में वॉल्यूम निकालना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू, इवन तुम देखोगे लिक्विड्स को भी ना वॉल्यूम में मेजर करते हैं। जैसे तुम दूध लेके आते हो तो उसको लीटर में लेके आते हो, एक ये नहीं 1 किलो लेके नहीं आ रहे, 1 किलो लीटर में डिफरेंस होता है। 1 लीटर का वेट कितना होगा? 1 किलो 1.5 किलो से भी ज्यादा होगा, क्योंकि दूध की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। डेंसिटी के हिसाब से ही होगा हर चीज हाँ का। हाँ, ठीक है। अब मोलर मोल, एक लीटर फूल का बहुत इंपॉर्टेंट माना मैं आज का मैं दिन खाता हूं मीनाक्षी। चुप रखो सको। मोलर वॉल्यूम क्या है आप ध्यान से समझना। हर एक गैस, कोई भी गैस हो, है ना, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, चाहे देखो मैं 1 मोल ऑक्सीजन का ले लूं, 1 मोल नाइट्रोजन का ले लूं, दोनों गैस है। अगर मैंने सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखा ना, तो दोनों क्या करेंगे? सेम, क्या कंडीशन रखी है मैंने? सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, तो दोनों इक्वल वॉल्यूम कंटेन करेंगे। मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 5 atm, कुछ भी मान लो, है ना। अगर नाइट्रोजन 10 लीटर कंटेन कर रहा है तो ऑक्सीजन में कितना कंटेन करेगा? 10 लीटर करेगा। आप इसमें एक कंडीशन आती है जो हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी क्या है? ये एसटीपी, और कई बार इसको पढ़ा जाएगा एनटीपी। एनटीपी आप नहीं बोलते, एसटीपी बोलते हैं, बट अगर कहीं पर लिखा है तो सेम थिंग होता है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड। लेकिन प्रेशर से खेल वरना वॉल्यूम बदल जाएगी। तुम ये समझना कि ना, हमें क्या चाहिए? हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे गैस डिफरेंट वॉल्यूम कंटेन करेगा। जैसे 1 मोल गैस ही है, 1 मोल गैस ने अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे 10, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 22 लीटर कंटेन करता है। तो हो सकता है कि सेम गैस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वो 22 की जगह 30 लीटर कंटेन करे, 1 मोल ही गैस। समझे? तो जो वॉल्यूम है ना, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट है। तुम खुद सोचो, कंप्रेस नेचुरल गैस सुना है? गैस को बहुत ज्यादा मैंने कंप्रेस कर दिया, मैं चाहूं तो एक छोटे से सिलेंडर का जो गैस है उस पूरे रूम में फैला सकता हूं, है ना। उस सिलेंडर के अंदर वो गैस किस पे? हाई प्रेशर पे, और रूम में आती क्या हो जाएगी? वो लो प्रेशर पे। तो जो गैस का वॉल्यूम है किस बात पर डिपेंड करता है? प्रेशर पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्टैंडर्ड ले लूँ, क्योंकि मैं सब तो याद नहीं कर सकता कि हर प्रेशर पे कितनी होगी कितनी होगी। हम कहते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि एक स्टैंडर्ड है कि टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। इवन एसी को भी 25 पे ही चलाना चाहिए। हाँ, बंद कर दो। मैंने ये बोला कि कोई भी गैस का जो एक 1 मोल ही गैस है, 1 मोल गैस ही है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग प्रेशर पे डिफरेंट वॉल्यूम कंटेन करेगा। बट अगर मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर ले लिया, तो मैं किसी भी गैस का 1 मोल लूंगा तो सबका सेम आएगा, सारी गैस। कोई भी गैस हो। मैं ये कह रहा था तो गैस को किस जैसे उसको लीटर से करते हैं तो गैस को किससे? बेटा गैस को भी बहुतों से कर सकते हैं, तुम लीटर कर सकते हो। ये तो जूस पर मोल की होता है ना। बेटा जूस पर मोल अलग चीज है, वो एनर्जी है। वो एनर्जी है। कहाँ चले जाते हो यार तुम? सर मैं कह रहा हूँ सर जैसे 25 डिग्री पे वो है 22 लीटर है, तो अगर 50 करेंगे तो 40 हो जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर वैसे एक सवाल नहीं रहा। आप स्टैंडर्ड क्यों लिया? मैंने उस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड लिया जो जनरली मिलेगा मुझे। जनरल टेम्परेचर कहाँ के आसपास होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना लिया? 1 atm। कितना लिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर की यूनिट है ये, प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की यूनिट बार, एटीएम, ये सब प्रेशर की यूनिट होती है। जो तुम्हारा अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो तुम्हारे सर के ऊपर लग रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, वो 1 atm ही होता है। अभी तो हमारे सब न्यूटन की स्क्वायर पड़ी थी ना, इसमें कम होगा ना, और ओशन के नीचे भी जाके कम हो जाता है सर। ओशन के नीचे जाके बढ़ेगा यार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, तुम सी के जितना अंदर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर का ऊपर का प्रेशर भी लगेगा तुम्हारे ऊपर। मतलब ये वो इंप्रूव हो जाती है चीजें। हाँ, अब तो बुलवा दिया सर। अच्छी बात है, वो उल्टी सीधा डाउट होगा। एसटीपी पे जो कोई भी गैस है, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम कंटेन करती है? 22.4। ये याद होना चाहिए एसटीपी पे, ठीक है। एक बार एनटीपी का भी बता दो क्या है? वो भी सेम है, उसकी वैल्यू सेम है। हाँ वो नेचुरल टेंपरेचर प्रेशर होता है। सेम चीज है।
एसटीपी और एनटीपी कहीं पर लिखा हो सेम है, और जो मैंने कल पूछ लिया और किसी ने बोल दिया कि मुझे याद नहीं है, क्या चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, सर तो जो टेस्ट है वो नहीं कोई बात नहीं, जिस दिन मैं पूछ लूँ। इसका मतलब वही कि मैं कह रहा था कि वो एसटीडी मतलब जैसे प्रेशर को लीटर में किस दे रहा हूं, भाई ऐसे लिया जाता है, प्रेशर लीटर में नहीं लिया, एटीएम में लिया। तो वो 24 अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई गैस है, गैस को मैं टेम्परेचर रखो 20, तुम लोगों को पढ़ाने में पता क्या स्पीड है मेरी, बिल्कुल कच्चो वाली स्पीड है। ऐसा रखो, नलायक निहायती नलायक बच्चे हैं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ जो गैस है, गैस एक कंडीशन में रखी हुई है, एक रूम में रखा है, मान लो एक सिलेंडर में रखा है, अगर 1 मोल गैस है और उसके रखा मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर को रखा 1 atm, तब वो जो वॉल्यूम कंटेन करेगा वो 22.4 लीटर होगा। वॉल्यूम एक मोल हाँ जरा बताओ कैसी पढ़ाई होगी, वो बंदा लोग मैक्सिंग कर रहा है, ये बंदा मॉडल लगा है, कोई सीरियस है नहीं। जियो वाली स्पीड। आया समझ? तो 1 मोल के पास 3 चीजें होती है, उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 0.622 10 की पावर 23। अब 1 मोल कोई भी हो सकता है, ये 1 मोल एटम्स होंगे तो 0.6.022 10 की पावर 23। मैं इसको बोल देता हूँ एवोगैड्रो नंबर, क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल एटम की बात कर रहा हूँ तो उसमें Na एटम्स होंगे, मतलब 6.022 10 की पावर 23। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करूं तो 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 मोल इज द नंबर, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। जब भी मैं 1 मोल या 1 पैकेट की बात करूंगा उसमें नंबर ऑफ चॉकलेट हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगी। अब उस चॉकलेट की जगह मैं एटम्स डालूं, चाहे मैं मॉलिक्यूल डालूं, चाहे मैं कोई पार्टिकल डाल दूं, इलेक्ट्रॉन डाल दूं, प्रोटॉन डाल दूं, अगर मैंने 1 मोल की बात करी है, अगर मैंने 1 मोल की बात करी है तो 6.022 10 की पावर 23। अच्छा एक बात बताओ, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर होता है रेडियस, R होता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314 या 0.081 11th इतने में, कांस्टेंट याद करो यार, कहीं 2 3 रहते, कहीं 2 7 कहीं 2 4। और T4 टेम्परेचर, ये याद कर लो, आइडियल गैस इक्वेशन है ये। अभी हमारे में तो मतलब पढ़ा नहीं, अभी नहीं है, 11th में ही है, पर थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा, थोड़े दिनों में। यार वो चैप्टर कट चुका है, बस बता दिया जाता है इसको, चैप्टर 4 था पहले, स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा मानी लिखा था कि वो ऊपर देख के बताने वाला था, वो 6.02 बाद में याद आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे ये बोल दें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने 1 मोल में, तो 2 मोल में कितने होंगे, 3 मोल में कितना होंगे। अगर मान लो आप सब ध्यान से समझना, मैं मोलर मास समझा रहा हूँ तुम्हें, है ना। इसको कई बार ना, अगर मैं मोलर मास एक एटम का निकाल रहा हूँ तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूँ मोलर मास का मतलब क्या, 1 मोल मॉलिक्यूल, तो उसमें बोलते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ ही नहीं है, वो 1 मोल का ही मास है, पर किसमें मास है, ग्राम के अंदर। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 1 मोल क्या है भाई, देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने ले लिया एक 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है, 12 यू या AMU, बात सेम ही है। नहीं ग्राम कैसे बोल दोगे, ग्राम में तो कितना है ये 1.67 10 की पावर -24, ठीक है। अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं तो 1 मोल का निकालने का मतलब क्या है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, मोलर मास, क्या निकाल रहा हूँ, और इसको मैं अभी एक एटम है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास भी। 1 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूँ, 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है 6.02, इतने एटम्स का मास निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय एक एटम का कितना होता है 12 यू, और ग्राम में लिखो तो 6.022 10 की पावर 23। 12 यू को क्या करोगे 1.67 10 की पावर, ग्राम में निकाल रहा हूँ ना मैं।
आप ध्यान से समझना, तुम ये समझो, तुमने हमेशा ना 9th क्लास में ये सुना होगा कि एक एटम का निकालो, एक मोल का निकालो, बस यू को जी में कन्वर्ट कर दो। एक एटम का मास है तो यू में रखो, और एक मोल का मास है तो, जैसे 1 एटम की बात कर रहा हूँ तो 12 यू होगा कार्बन के, और 1 मोल की बात कर रहा हूँ 12 ग्राम होगा। उसका रीजन समझो कि ऐसा क्यों हो जा रहा है कि यू सीधा जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो निकलेगा तो ऐसे, आप एक काम करो, यहां पर ना 12 को बाहर कर दो, ट्वेल्व को बाहर कर दिया, तुम्हारे पास ये बचा, एक एवोगैड्रो नंबर बचा, और एक एएमयू को तुमने ग्राम में कन्वर्ट करा है। इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। करके देखो, कराऊं? देखो 10 की पावर -23 और 10 की पावर -24 कितना होगा? 10 की पावर -1, 6.02 को 1.67 से करो, 10 आ जाएगा। कैलकुलेट करो तो 10 इंटू 10 की पावर, हाँ 10 ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1। इस वजह से ऐसा होता है कि मुझे पता है कि मैं जब भी 1 मोल का निकालूंगा तो ये लिखूंगा और यू को जी में लिखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आने वाला है? 1। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि मैं एक एटम का निकालूं या 1 मोल का निकालूं, सीधा कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 आ गया। अब मैं 110% बोल सकता हूँ, ये इसको भी नहीं बताया गया होगा क्यों होता है ऐसा कि यू और जी में कन्वर्ट हो जाता है सीधा। इसका रीजन क्या है? हाँ, ये कोई नहीं बताता। क्या सर फिर आया समझ? क्यों बोलते हैं कि एक एटम का मास अगर 12 यू है तो एक मोल का मास, नहीं कॉन्सेप्ट लगाओ ना, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, एक मोल में क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ यू जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसका रीजन समझ आ गया? अगली बार अगली क्लास में पूछूंगा, उधेड़ दूंगा, ध्यान रखना, जिसने नहीं बताया। ठीक है, रब कर दो, सर एग्जैक्ट एक टाइम हो गया, मुझे पता है। छोड़ दो सर। अब देखो कई बार क्या होता है, अगर मान लो 6.02 पार्टिकल्स दे रखे हैं, इसकी जगह मुझे ये दे दे 12.044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मान लो तुम्हें एक पता है, एक पैकेट के अंदर 100 चॉकलेट्स होती है, तो 200 चॉकलेट कितने पैकेट्स के अंदर होगी? हाँ, तो तुमने क्या करा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय जितना एक मोल में होता है। आया समझ? अगर मान लो मुझे मास दे रखा है कि एक पैकेट का मास है 50 ग्राम, तो 100 ग्राम मतलब कितने पैकेट्स? 2। वो उसमें भी क्या करा तुमने? गिवन मास अपॉन में एक पैकेट का मास। हाँ, 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल। क्या क्या दिखा रहा है ये? मेरे को दिखा दे एक बार। ये इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे खोपड़ी इतनी सी है तो बुद्धि इतनी है। इतनी सी खोपड़ी में इसने इतनी सी बुद्धि। घर पे से बात लेते हैं सर कि हाँ ये बात एक बार क्लास में भी बता रहे हैं। हाँ जी, मैंने अपने बेटे का बहुत मारा है, इसी पापा ने से बहुत मारा है। बताओ सर, कपड़े उतार के देखो कि पे निशान है। तुम तो चपे रहो, बहन से बैठ के आ गए। तुम्हारे तो कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये तो कहता बता दी लड़ाई होगी, मेरी लड़ाई होगी। तुम नहीं भी बता देना, पता चल जाता। ये माल इतनी बुरी तरीके से कोई लड़की ही मार सकती है, नोचने वाला, पता चल जाता। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ना 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने नहीं बोला, वो बोला है, मैंने नहीं बोला। मेरे को देखो, उसको देखो पीछे मेरे ऊपर से आता अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, मतलब 9th में सर अबे 9 दूसरा है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और आखिरी है वॉल्यूम वाला, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जनरली मैं क्या लूंगा, क्योंकि एसटीपी की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, 22.4 है वो। हाँ ठीक है, ये चीज लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, पूरा चैप्टर
आप ध्यान रखना, मान लो हमें ना इन 4 में से ना इस हम पे कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर। हाँ एक बात सुनो, मान लो हम इसमें क्या करेंगे, मान लो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया और एवोगैड्रो नंबर दे दिया, मुझसे बोला गिवन मास निकालो, तो क्या करूंगा मैं इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। मुझे दे दिया गिवन मास दे दिया, मोलर मास दे दिया, मोलर वॉल्यूम पता है, मुझे बोल दिया वॉल्यूम निकालो, तो मैं क्या करूंगा इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। तो जब भी करूंगा ऐसे ही कुछ करूंगा, रब कर दो। हाँ अब मैं एक एग्जांपल सबको समझा देता हूं तुम्हें, रब कर दो। यार इसको उठा के ले जाओ। इसको तो ज्यादा ही खुशी हुई है कि को भरवाने की रोज बोलता है कहीं देखा सबसे ज्यादा तेरा बोल क्या है सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन सबको समझ लेना। सबसे पहले मुझे दिया गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23। तुम लोगों में थोड़ा समझ रहा हूँ कि समझ जाओगे, तो चकले मत बना लेना। 23 मॉलिक्यूल्स या फिर इससे पूछे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एटम का शांत हो जाओ भाई। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 दे रखा है तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट में बताना है, इसमें सबसे पहला पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। फिर तुम्हें बताना है मास ऑफ, टोटल मास बताना है, ठीक है। सर ये तो हां पहले वाले का दो ही है, टोटल मास बताना है। थर्ड बताना है टोटल वॉल्यूम बताना है टोटल मास किसका एट एसटीपी, इस ऊपर का कुछ नहीं। फिर तुम्हें अब मुश्किल चालू होगा, फोर्थ बताना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सर आपने वो तो वॉल्यूम तो ली थी, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते? मैंने एसटीपी बोल तो दिया। अच्छा फिफ्थ क्या है, तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अभी निकालना है। सिक्स निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ, बेटा ये समझ नहीं आया ना तो आगे जो बताऊंगा स्टोशियोमेट्री के बारे में, कुछ भी समझ नहीं आएगा फिर। स्टोशियोमेट्री नंबर ऑफ, ठीक है। इस हाँ देखो ध्यान रखना, कभी कुछ भी निकालो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा ये 2। अब देखो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तुम्हें गिवन मास निकालना है, तो 2 गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है H2O का, तो गिवन मास कितना आ गया, गिवन मास कितना आ गया, टोटल मास मतलब। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो 2 को क्या करोगे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.44। अब ये बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो इससे पहले भी बता दो कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने होंगे। हाँ 4 मोल सही बोला वो, ध्यान से समझना। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स हैं, दो एटम्स है हाइड्रोजन के, तो एक मोल के अंदर कितने होंगे, एक ही
ध्यान रखना, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है ना, तो एक मोल में क्या होंगे? 2 मोल एटम्स। अरे H2 है ना, अच्छा अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो एक मोल के अंदर भी कितने होंगे? 2। पर वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो 2 मोल होगा। आया समझ? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? कितना है ये? कितने H2O के मोल्स हैं? 2। एक में 2 होते हैं तो 2 में कितने होंगे? 4। अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता है कि 4 है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो? 4 इंटू Na, यही करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 24 के निकाले हमने हाइड्रोजन के निकाले। तो आपने हाइड्रोजन के वैसे कैसे निकाले? हाइड्रोजन बेटा देखो, मैंने ये बोला कि हाइड्रोजन के अंदर ना, एक मोल हाइड्रोजन के वाटर के अंदर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। 2 मोल एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे, समझ लो सिंपल। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऐसा समझ। अब जैसे मैं इसमें निकालू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? H2O के अंदर एक मोल के अंदर कितना होता है? 1 मोल ऑक्सीजन, तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे? 2। और सर 2 into 6 2 आ गया 12.0 जितना है आ गया समझ? इजी है, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।